नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं दर्शन ओझा। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट क्रिएशन और प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको मेरे लास्ट वीडियो का रिकेप दे देता हूं। मेरे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आफ्टर इफेक्ट के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की मेन्यू बार के बारे में, टूल बार के बारे में और आफ्टर इफेक्ट के पैनल्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप जाइए, वो वीडियो को चेक कीजिए। आपको पूरा ग्राफिक यूजर इंटरफेस काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट क्रिएशन और प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में, यानी कि आफ्टर इफेक्ट में आप कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो और कैसे उसकी सेटिंग को सेट करना है। ये सब हम जानने वाले हैं आज के मेरे इस YouTube वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आफ्टर इफेक्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो हमको मिलता है, जब भी हम आफ्टर इफेक्ट फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम मीन्स जब भी आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हो तो आपको पहली स्क्रीन दिखती है वेलकम स्क्रीन। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे लाइक न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, रीसेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट। न्यू प्रोजेक्ट में आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो और ओपन प्रोजेक्ट की मदद से आप पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। और रिसेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट में आपने रिसेंटली जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो मैंने ये कुछ मेरे प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैंने वर्क किया है, तो इनकी लिस्ट मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा क्या तरीका है, अगर ये स्क्रीन नहीं आती या आपने गलती से बंद कर दिया तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा यहाँ से होम बटन पे चले जाइए, यहाँ से भी आपको ये वापस स्क्रीन एक्सेस हो जाएगी और यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप चले जाइए फाइल के अंदर, फाइल में यहाँ पे न्यू और यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गया दूसरा मेथड। तो ये दो मेथड की मदद से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब तीसरा मेथड, आप सीधा ही फाइल को क्या कर दो, सेव कर दो, सेव अस। तो ये ऑटोमेटिक आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट सेव कर देता है। चलिए, तो हम वो चीज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग की। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी आफ्टर इफेक्ट यूज कर रहे होते हैं या उसमें वर्क कर रहे होते हैं तो वो बिना प्रोजेक्ट सेटिंग किए ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बाद में जब कहीं पे अटक जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आउटपुट निकालते हैं, आउटपुट के बाद वीडियो या आउटपुट वैसा नहीं दिखता जैसा प्रोजेक्ट में काम करते समय या आफ्टर इफेक्ट में वर्क करते समय दिख रहा था। उस कलर चेंज हो जाते हैं या एनिमेशन स्मूथ नहीं लगता है, बहुत सारी इश्यूज आते हैं। तो उसमें से काफ़ी इशू इसलिए भी होते हैं क्योंकि कुछ लोग प्रोजेक्ट सेटिंग को स्कीप कर देते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में, कभी भी प्रोजेक्ट सेटिंग को इग्नोर मत करिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करती हैं और इवन आपके फाइनल आउटपुट को भी हैंडल करती है कि वो स्क्रीन पे या आउटपुट निकलने के बाद किसी और जगह पे, किसी और स्क्रीन पे वो आउटपुट कैसा दिखेगा, ये चीज भी प्रोजेक्ट सेटिंग पे डिपेंड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग को। अब प्रोजेक्ट सेटिंग को एक्सेस करने के तरीके मैं बता देता हूँ। एक जो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल में रॉकेट जैसा आइकन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रोजेक्ट सेटिंग मिल जाएगी। अब दूसरे तरीके की बात करें, आप फाइल में चले जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेकंड लास्ट नंबर पे, प्रोजेक्ट सेटिंग। इस पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट सेटिंग सेट कर सकते हो। तो ये दो मेथड हैं प्रोजेक्ट सेटिंग को सेट करने के। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में आप 5 ऑप्शन देखोगे, 5 ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि पहला है वीडियो रेंडरिंग एंड इफेक्ट्स, दूसरा है टाइम डिस्प्ले स्टाइल, तीसरा कलर, फिर ऑडियो, फिर एक्सप्रेशन। तो मैं आपको है ना ये सारे चीजें इन डिटेल्स बताऊंगा और कैसे वर्क करती है और कहाँ पे इनका यूज आता है, ये चीज पे भी बात करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही ऑप्शन आता है वीडियो रेंडरिंग एंड इफेक्ट। वीडियो रेंडरिंग एंड इफेक्ट ये डिसाइड करता है कि आप जो आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रही है, चाहे वो इफेक्ट हो, चाहे वो एनिमेशन हो
या फिर आप जो आउटपुट निकालने वाले हो वो सारी चीजें किस पे प्रोसेस होनी चाहिए, जीपीयू के ऊपर या फिर सीपीयू से प्रोसेस होगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जीपीयू पे प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, सीपीयू पे प्रोसेस होंगे तो क्या होगा। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप जीपीयू यूज करते हो प्रोसेस करने के लिए, तो ये क्या करता है, जैसे 10 काम को एक वर्कर कर रहा है उस तरीके का, मतलब स्पीड अप हो जाएगा। यानी कि 10 वर्कर का काम एक वर्कर कर सकता है। तो अगर आप जीपीयू यूज करते हो, जीपीयू यहाँ पे ऑन करते हो, तो 10 ये क्या करता है, 10 वर्कर का काम अकेला कर लेता है। वहीं पे अगर आप सीपीयू यूज करते हो, यानी कि मर्क्यूरी सॉफ्टवेयर ओनली, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 10 वर्कर का काम 10 वर्कर करते हैं, मतलब कि आपका काम बहुत थोड़ा सा लेट होगा, डिले होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें कुछ लगे। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर जीपीयू से ही एक्सेलरेशन होना है या प्रोसेस होनी चाहिए, तो सीधा सीधा जीपीयू का ऑप्शन दे देते हैं, सॉफ्टवेयर ये सीपीयू का ऑप्शन क्यों दिया। तो इसका मेन रीजन ये है कि जीपीयू से जब हम प्रोसेस करते हैं चीजें, तो कई बार क्या होता है, हमारे फाइल करप्ट हो जाती है या क्रैश हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जब हम सीपीयू से प्रोसेस करते हैं तो हमारे इफेक्ट और एनिमेशन वगैरह अच्छे से चलते हैं, क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था जीपीयू और सीपीयू। लेकिन अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमको ऑप्शंस मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है मर्क्यूरी जीपीयू एक्सेलरेशन स्यूडा। इसका मतलब है कि आपका आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो भी आपने इफेक्ट या एनिमेशन वगैरह अप्लाई किए हैं, वो सारे किस में प्रोसेस होंगे, वो आपके प्रोसेस होंगे जीपीयू के ऊपर। अब यहाँ पे भी जीपीयू में दो ऑप्शन है, एक है स्यूडा CUDA और दूसरा है ओपन सीएल। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा जीपीयू के लिए, मर्क्यूरी जीपीयू एक्सेलरेशन, लेकिन उसके पीछे लिखा होता है मेटल। ओके, और लास्ट ऑप्शन जो है मर्क्यूरी सॉफ्टवेयर ओनली। मर्क्यूरी सॉफ्टवेयर ओनली हम तब यूज करते हैं जब हमको सारा प्रोसेस जो है आफ्टर इफेक्ट का वो किस पे प्ले करना है, वो किस पे होना चाहिए, सीपीयू है। तो आपको क्या चूज करना है, मर्क्यूरी सॉफ्टवेयर ओनली। अदरवाइज आप क्या यूज कर सकते हो, जीपीयू एक्सेलरेशन। तो पहले बात करें स्यूडा की, तो मर्क्यूरी जीपीयू एक्सेलरेशन स्यूडा, इसको बनाया है एनवीडिया कंपनी ने। मींस कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पे स्यूडा सेलेक्ट करना होता है। और वहीं पे अगर आपके सिस्टम के अंदर AMD का ग्राफिक्स कार्ड है, तो आपको यूज करना है ओपन सीएल। तो ओपन सीएल जो बनाया हुआ है, खरानोस कंपनी ने बनाया AMD ग्राफिक्स कार्ड के लिए। तो अगर आप AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो तो ओपन सीएल यूज करो, और अगर आप एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो तो स्यूडा यूज करो। और तीसरा जीपीयू जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जिसमें हमें पीछे की तरफ ब्रैकेट में मेटल लिखा हुआ मिलेगा, तो अगर आप मैक के कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हो, यानी कि एप्पल के कंप्यूटर और लैपटॉप से यूज कर रहे हो, तो आपको मेटल यूज करना, मेटल सेलेक्ट करना, दैट्स इट। और अगर आप सीपीयू पे प्रोसेस करना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही है, मर्क्यूरी सॉफ्टवेयर ओनली, दैट्स इट। तो ये था हमारा वीडियो रेंडरिंग एंड इफेक्ट्स। अगर आप इस अपने प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हो तो सेलेक्ट जीपीयू, ओके, अदरवाइज सेलेक्ट सीपीयू। अब बात करते हैं टाइम डिस्प्ले स्टाइल की। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट आता है टाइम कोड और सेकंड आता है फ्रेम्स। अब यहाँ पे बात करते हैं ये टाइम कोड होता क्या है। टाइम कोड यहाँ पे जो आप वीडियो का टाइम देखते हो, जो फ्रेम्स, सेकेंड्स, मिनट और आवर्स के हिसाब में दिया होता है, तो ये टाइम आपको किस तरीके से डिस्प्ले करना है, आउटपुट निकालने के बाद भी वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ये डिसाइड करता है आपका टाइम डिस्प्ले स्टाइल। तो यहाँ पे अगर आप टाइम कोड सेलेक्ट करते हो और फुटेज स्टार्ट फ्रेम, यहाँ पे यूज मीडिया सोर्स, यूज मीडिया सोर्स मतलब क्या, मीन्स कि आप कोई भी अगर वीडियो इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट कर देगा, उसका जो भी फ्रेम नंबर रहेगा, स्टार्टिंग फ्रेम नंबर रहेगा, उसी फ्रेम से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप ये सेट करते हो जिसमें 0 0, स्टार्टिंग में 2 0 रहते हैं, फिर और 0, ये टाइमिंग आपको कहीं पे ये टाइमिंग देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो पीछे के 3 जो 0 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, ये है आपके फ्रेम्स के लिए।
फिर आता है सेकंड के लिए, फिर आता है मिनट, फिर आता है आवर्स। तो अगर आप अपने टाइमलाइन के टाइम को, मतलब आप अपने वीडियो के टाइम को आवर्स, मिनट, सेकंड एंड फ्रेम्स में देखना चाहते हो, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेकंड नंबर वाला। और डिफ़ॉल्ट बेस ये 30 है, तो ये डिफ़ॉल्ट बेस क्या है, डिफ़ॉल्ट बेस में ये 30 FPS है, फ्रेम रेट्स पर सेकेंड। मीन्स कि आप कोई भी वीडियो इंपोर्ट करो या कुछ भी बनाओ, कुछ भी इंपोर्ट करें वीडियो फाइल, भले उसका FPS कुछ भी है, 25 है, 30 है, 24 है या 60 है, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटिक आपका प्रोजेक्ट 30 FPS पे सेट कर देगा। यानी कि अगर आप उस जो भी वीडियो लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो लेके आ रहे हो 24 FPS पे, और आप उस वीडियो फुटेज के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो ये ऑटोमेटिक उस प्रोजेक्ट को 30 FPS पे सेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट बेस जो है वो 30 है। ओके, तो आपको यहाँ से पहले चेंज करना पड़ेगा, अगर आपका FPS आपको चेंज करना है, वीडियो के अकॉर्डिंग रखना है तो। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, फ्रेम्स। अगर आप अपने टाइम को सिर्फ और सिर्फ फ्रेम्स में देखना चाहते हो, मीन्स कि आप देखना चाहते हो कि आपके वीडियो के अंदर टोटल कितनी फ्रेम्स है, जीरो से लेके जितनी भी आपकी वीडियो की लेंथ है, फॉर एग्जांपल 24 FPS के हिसाब से 10 सेकंड का वीडियो है, तो 240 फ्रेम्स हो जाएंगी। तो आपको जीरो से लेकर 240 फ्रेम्स के नंबर्स आपको मिलेंगे और यहाँ पे शो भी होंगे। ओके, इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। द फर्स्ट वन, यूज फिट प्लस फ्रेम्स, और यहाँ पे आपको इसमें भी दो ऑप्शन मिलते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि फिट प्लस फ्रेम्स है क्या। तो फिट प्लस फ्रेम्स में क्या होता है, पहले जो मूवीज वगैरह शूट होती थी या रिकॉर्ड होती थी, वो इस तरीके की रील्स में होती थी, और ये रील्स को लेंथ से मेजर किया जाता था। ओके, और इसमें दो चीजें होती थी, एक तो होती थी लेंथ और एक होती थी विड्थ। जैसे ये हो गई इसकी विड्थ, अगर मैं इस इमेज की बात करूं, तो ये हो गई इसकी विड्थ और ये हो गई इसकी लेंथ। तो पहले जब वीडियो इस तरीके की रील्स में स्टोर होती थी, तो फ्रेम्स को लेंथ में मेजर किया जाता था, सिंपल, राइट। तो वहां पे एक फीट के हिसाब से, जैसे आजकल हम डिजिटली एक सेकंड के हिसाब से फ्रेम को मेजर करते हैं, मींस कि एक सेकंड में 24 फ्रेम है या 24 फ्रेम्स है, तो उसको 24 FPS बोला जाता है, राइट। तो पहले जब वीडियो या मूवीज इस रील्स में शूट होती थी या कैप्चर होती थी या स्टोर होती थी, तो फिट में मेजर किया जाता था। तो एक फिट में फ्रेम्स को कंसीडर किया जाता था कि एक फ्रेम में कितनी, सॉरी, एक फिट में कितनी फ्रेम्स रहेंगी। तो अलग अलग, अब यहाँ पे विड्थ के अकॉर्डिंग दो लेंथ चीजें दी हुई है, जैसे 16 mm हो गया, एक 16 mm और एक 35 mm। तो 16 mm क्या है, अगर वापस मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो विड्थ है, ये विड्थ दो टाइप की होती थी, दो तरीके की रील्स बनती थी। एक बनती थी 16 mm जिसकी विड्थ 16 mm रहती थी, और एक थी 35 mm जिसमें ये जो विड्थ है ये 35 mm रहती थी। तो दोनों में फ्रेम्स जो होती हैं वो अलग से कैप्चर होती थी। जैसे 16 mm के अंदर अराउंड 40 फ्रेम्स पर फिट होती थी, यानी कि अगर आप 16 mm की रील्स पे काम कर रहे हो, तो आपको एक फिट के अंदर 40 फ्रेम्स कैप्चर होंगी। और वहीं पे अगर आप 35 mm की रील यूज कर रहे हो, यानी कि विड्थ बढ़ गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई, राइट। तो यहाँ पे आपको फ्रेम्स मिलती थी कुछ 18 के आसपास, मीन्स के 18 के आसपास ही फ्रेम्स मिलती थी। तो अगर जितनी ज्यादा विड्थ उतनी कम फ्रेम्स, और जितनी कम विड्थ उतनी ज्यादा फ्रेम्स। ओके, तो पहले के टाइम में फिट फ्रेम्स को जो है वो फिट में डिनोट किया जाता था, ना कि सेकेंड्स वगैरह में। ओके, तो ये था फिट प्लस फ्रेम। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में, जहां पे है फ्रेम कोड, फ्रेम काउंट, फ्रेम कोड कन्वर्जन। अब यहाँ पे टाइम कोड कन्वर्जन है, मीन्स के जो जीरो जीरो वगैरह दिख रहे हैं, तो इस तरीके से अगर दिखाना चाहते हो तो ये इस तरीके से दिखेगा, वो भी फ्रेम्स में। अगर आप फ्रेम्स को स्टार्ट जीरो से करना चाहते हो, तो यहाँ पे जीरो सेलेक्ट करो, या फ्रेम्स को स्टार्ट करना चाहते हो वन से, देन स्टार्ट फ्रॉम वन। तो हम अभी टाइम कोड के हिसाब से जाने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे इसमें ही टाइम
देखने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज जो कि है कलर की। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलर। यहाँ पे आपको है ना दो मेजर सेटिंग्स मिलती हैं। फर्स्ट आता है कलर मैनेजमेंट और दूसरा आता है कलर सेटिंग। कलर मैनेजमेंट के अंदर हम पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके के कलर्स रहेंगे, किस टाइप के कलर्स यूज करने वाले हैं, वो डिसाइड करते हैं कलर मैनेजमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मिलता है कलर इंजन का, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से कलर इंजन के साथ में काम करेंगे। तो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। फर्स्ट है एडोबी कलर मैनेज। एडोबी कलर मैनेज बाय डिफॉल्ट एडोबी कंपनी का बनाया हुआ कलर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। और इसका यूज मोस्टली यूट्यूब के लिए वीडियो क्रिएट करना है या मोशन ग्राफिक्स वीडियो क्रिएट करना है। मीन्स कि ऐसे वीडियो क्रिएट करना है जो किसी बड़ी स्क्रीन पे नहीं दिखने वाले, राइट। तो यूट्यूब के लिए मोशन ग्राफिक्स वगैरह की वीडियो के लिए आप यूज कर सकते हो एडोबी कलर मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आता है सेकंड OCIO कलर मैनेजमेंट। ये मोस्टली यूज होता है VFX और मूवी प्रोडक्शन के लिए और गेमिंग वगैरह के लिए। अगर आप VFX से रिलेटेड या मूवी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह पे काम कर रहे हो तो आपको OCIO कलर मैनेजमेंट लेके चलना होता है, जिसमें आपको और ज़्यादा बेहतर कलर मिलते हैं, सेचुरेशन अच्छी मिलती है, हाईलाइट शैडो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं। तो अब कंफ्यूजन यहाँ पे होती है तो किस पे काम करें। तो अगर आप YouTube के लिए कंटेंट बना रहे हो या फिर मोशन ग्राफिक्स जैसी चीजें बना रहे हो तो एडोबी कलर मैनेजमेंट यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा दिखेगा, अच्छे कलर्स भी मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप VFX वगैरह से पे काम कर रहे हो, राइट, तो OCIO कलर मैनेजमेंट आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब बात करते हैं कलर सेटिंग की। कलर सेटिंग में पहली चीज आती है बिट डेप्थ। 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट्स। अब बाय डिफॉल्ट ये 8 बिट पे सेट होता है। अब इसमें अलग अलग है। अब ये है क्या, 8 बिट पर चैनल। एक जो हमारी वीडियो होती है RGB टाइप की, तो RGB वीडियो 8 बिट अगर बोलूँ मैं, RGB 8 बिट, तो एक जो वीडियो होती है हमारे RGB कलर से बन के मिलके बनती है। तो RGB क्या है, RGB हम हमारे प्राइमरी कलर्स हैं और इन्हीं तीन प्राइमरी कलर्स की मदद से ही बाकी के सारे कलर्स क्रिएट होते हैं, राइट। तो RGB रेड एक चैनल हो गया, ग्रीन भी एक चैनल है और ब्लू एक चैनल है। तो ये बोल रहा है कि हर एक चैनल पे 8 बिट के कलर्स होंगे। मीन्स कि आपका हर चैनल 8 बिट का स्टोरेज रहेगा। अब यहाँ पे 8 बिट कहाँ से आया, ये क्या है, तो पहले इसको समझना है। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर यानी कि कंप्यूटर वगैरह के अंदर या मोबाइल के अंदर स्टोरेज जो होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो मानी गई है वो है बिट। बिट से मिलके बाइट बनता है, बाइट से मिलके किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट और गीगाबाइट से टेराबाइट, जिनको हम केबी, एमबी और जीबी बोलते हैं। तो सबसे छोटी जो स्टोरेज यूनिट है वो है बिट। तो यानी कि आपका RGB में से सिर्फ रेड चैनल 8 बिट का कलर स्टोरेज ले रहा है। 8 बिट यूज हो रहे हैं कलर्स को स्टोर करने के लिए आपके वीडियो या इमेज में। तो रेड चैनल पे 8 बिट, ग्रीन चैनल पे 8 बिट और ब्लू चैनल पे भी 8 बिट। तो इस तरीके से हर एक चैनल पे 8 बिट कलर्स आएंगे। अब आपको कितने कलर्स मिलेंगे, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं यार ना यहाँ पे आपके लिए नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो हियर वी गो। तो अगर मैं बात करूं 8 बिट की इमेज, 8 बिट, 8 बिट। अब 8 बिट के अंदर कलर्स कितने होंगे, चल, तो चैनल कितने हो गए, RGB 3 चैनल हो गए हमारे यहाँ पे, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके। कंप्यूटर जो है वो किस तरीके की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, राइट। और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 2 डिजिट होते हैं।
द फर्स्ट वन इज 0 एंड सेकेंड वन इज 1। ओके, और हमारी एक वीडियो या इमेज कलर्स को स्टोर करने के लिए कितना स्टोरेज ले रही है? 8 बिट, राइट। तो यहाँ पे हम कलर्स निकालते हैं पर चैनल, हर चैनल पे 8 बिट है। तो यहां से आ जाएंगे मेरे 2 की पावर 8, यानी कि 2 को आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कुछ इस तरीके से, आई थिंक 3, 6, 7 एंड 8 है, अगेन 2। तो इनका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 256, यानी कि ये सिर्फ 256 आपके रेड चैनल पे है। पर चैनल की बात हुई थी, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 256। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो 256 और 256 आपका ग्रीन चैनल और 256 आपका रहेगा ब्लू चैनल। ओके, तो हर एक चैनल पे आपको कितने मिलते हैं? 256, 256, 256। और हमारी जो वीडियो और इमेज होती है वो RGB से मिलके बनती है। तो अगर आप 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256 करते हो तो आपको मिलता है कुछ 16.77 मिलियन कलर, यानी कि सिर्फ 8 बिट के अंदर आपके इतने सारे कलर्स होंगे, राइट। तो सोचो, अगर आप यहाँ पे 16 बिट करो तो कलर्स कितने बढ़ जाएंगे? तो 8 बिट में अगर 16.70, तो आपके 16 बिट में इससे भी ज्यादा होंगे, मीन्स कि बहुत ज्यादा, यानी कि आपको 16.77 को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर की वैल्यू से। तो ऐसे ही 32 वैल्यू, तो जितने ज्यादा बिट्स उतने ज्यादा कलर्स। तो यहाँ पे एक सवाल अभी भी आता है कि तो हम ज्यादा पे ही काम करें, हमको अच्छे कलर्स मिलेंगे। हाँ, ऑब्वियसली आप ज्यादा कलर्स पे काम कर सकते हो, लेकिन आपकी फाइल और आपका प्रोजेक्ट उतना ही ज्यादा हैवी हो जाता है। तो सोच समझ के यूज करें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज इनका यूज ना करें। 8 बिट इज वेरी गुड। फिर आता है 3D लट इंटरपोलेशन। अब यहाँ पे 3D लट, लट मतलब होता है लुक अप टेबल, लट का फुल फॉर्म है लुक अप टेबल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप लुकअप टेबल को किस तरीके से यूज करना चाहते हो, ट्राइलिनियर यूज करना चाहते हो या टेथेड्रल। तो यहाँ पे अगर टेट्राहेड्रल यूज करते हो तो आपका सारा प्रोसेस जीपीयू पे चला जाएगा। फिर आता है वर्किंग कलर पैलेस, वर्किंग कलर स्पेस। वर्किंग कलर स्पेस पे हम क्या करते हैं, जब भी हम जो भी हम कलर्स पे काम कर रहे हैं वो कौन से कलर स्पेस में होना चाहिए। तो कलर स्पेस अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ कलर स्पेस डिपेंड करते हैं आपकी कैमराज वगैरह की सेटिंग के साथ में मिलते हैं, जो आप कैमरा वगैरह यूज करते हो उसके साथ में भी मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ARRI एक सिनेमैटिक कैमरा है जो मूवीज वगैरह शूट करने के लिए होता है, तो उसके लिए भी कलर स्पेस है। अगर आप उस कैमरा के ARRI कैमरा की फुटेज यूज कर रहे हो तो यहाँ से आप उसका पहले से बना हुआ प्रीसेट यूज कर सकते हो, जिसके साथ आपको सिर्फ इसी कैमरा के कलर्स मिलेंगे। ऐसे ही अलग अलग कैमराज है, लाइक फ्यूजी फिल्म हो गया, कैनन का मिल जाएगा आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। रैक 709 तो मोस्टली सबसे ज़्यादा और अच्छे से यूज़ होने वाला जो है वो है रैक 709। वर्किंग कलर स्पेस हमको नन रखना है यहाँ पे। अज्यूम वर्किंग गामा, अज्यूम वर्किंग जो गामा वैल्यूज है वो है हमारी 2.2 रखने हैं। आप चाहो तो रैक 709 रख सकते हो। हम sRGB के साथ में काम करेंगे, या sRGB यानी कि स्टैंडर्ड RGB कलर फॉर्मेट में, एंड हिट सॉरी। तो ये था हमारा कलर प्रोजेक्ट सेटिंग, जिसमें आप कलर्स के साथ खेल सकते हो। आप चेंजेस करके देख लेना कि आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है डिफरेंट डिफरेंट बिट डेप्थ के साथ में और कलर स्पेस के साथ में। तो आप ट्राई करोगे और डेफिनेटली आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो आप प्रैक्टिस करना इस चीज़ की। अब बात करते हैं ऑडियो की। ऑडियो के अंदर आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, वो है हमारा सैंपल रेट।
जिसके अंदर आपको सिर्फ दिखाना है कि आप जो ऑडियो यूज़ कर रहे हो अपने आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट में, उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए आउटपुट निकलने के बाद में। तो 96,000 किलो हर्ट्स और लोवेस्ट में है 22। तो जितना हाईएस्ट रखोगे उतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये 48 किलो हर्ट्स पे सेट रहता है। ओके, एंड देन आता है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम कोडिंग भी कर सकते हैं। कोडिंग करके भी हमारे एनिमेशन को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे हमारा एनिमेशन ऑटोमेटिकली रन होता रहता है। तो कोडिंग करने के लिए भी आफ्टर इफेक्ट में फैसिलिटी है, और ये दो तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे आपको दो कोडिंग इंजन मिलेंगे, एक्सप्रेशन इंजन मिलेंगे। द फर्स्ट इज वन इज लेगेंसी एक्सटेंड स्क्रिप्ट। लेगेंसी एक्सटेंड स्क्रिप्ट एडोबी आफ्टर इफेक्ट की खुद की बनाई हुई स्क्रिप्ट है, और इनकी स्क्रिप्ट में इनके ही कोड चलते हैं। और फिर आता है जावा स्क्रिप्ट। हाँ, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कोडिंग करके जावा स्क्रिप्ट के कोड यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इंजन में चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप लेगेंसी एक्सटेंड स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो और आप जावा के कोड लिख रहे हो तो वो नहीं चलेंगे, एरर शो करेगा। तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अभी लेगेंसी एक्सटेंड स्क्रिप्ट के साथ एंड हिट ओके। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रोजेक्ट क्रिएशन और प्रोजेक्ट सेटिंग, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को पहले सेट करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली आगे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी आप आफ्टर इफेक्ट में वर्क करना स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर कि आपने प्रोजेक्ट सेटिंग प्रॉपर की है कि नहीं। अगर नहीं की है तो प्लीज़ पहले प्रोजेक्ट सेटिंग चेक कर लो, क्योंकि प्रोफेशनल लोग पहले प्रोजेक्ट सेट करते हैं फिर काम स्टार्ट करते हैं। और अगर ऑब्वियसली आपको प्रो बनना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो देखने वाले सारे लोग आफ्टर इफेक्ट को बहुत अच्छे से सीख लें और समझ लें, तो प्लीज़ मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे आप करते जाओगे तो ऑब्वियसली जब आप पूरी सीरीज खत्म कर लोगे तो आप वाकई में आफ्टर इफेक्ट में प्रो बन जाओगे। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ देखने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जो था प्रोजेक्ट क्रिएशन और प्रोजेक्ट सेटिंग में। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कंपोजिशन और कंपोजिशन क्रिएशन के बारे में। कंपोजिशन कैसे क्रिएट होती है और कंपोजिशन की सेटिंग्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आफ्टर इफेक्ट सीखने का मौका मिले, जो सीखना चाहते हैं लेकिन किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में नहीं जा सकते, पैसा नहीं है। तो आपको मैं फ्री में अच्छे से सिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको फ्री में कुछ दे रहा हूँ तो मेरा भी एक हक बनता है, या आप बदले में सब्सक्राइब करके तो जाएं, एटलीस्ट शेयर वगैरह तो करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे आफ्टर इफेक्ट में या और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए भी वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाय, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, और मेरी ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं। जो भी है, लाइक डिसलाइक, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने आप को और अपग्रेड कर सकूं। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।